आज हम 19वीं सदी में जापान का आधुनिकीकरण, इसको हम समझेंगे कि 19वीं सदी में जापान का आधुनिकीकरण किस प्रकार से हुआ। तो उससे पहले हम उसकी पृष्ठभूमि को जानेंगे। पश्चिमी देशों के संपर्क से पूर्व जापान की क्या स्थिति थी, पश्चिमी देशों के साथ संधियां, सम्राट की शक्ति का पुनरुद्धार, जापान का आधुनिकीकरण, सामंतवादी प्रथा का अंत, सैनिक सुधार, कानूनी समानता की स्थापना, औद्योगिक विकास व कृषि संबंधी सुधार, शिक्षा में सुधार, नई जीवन शैली का विकास और धार्मिक जीवन में परिवर्तन, राजनीतिक चेतना का विकास, जापान के आधुनिकीकरण का परिणाम और विश्व शक्ति के रूप में जापान का उदय। इन बिंदुओं को हम समझेंगे विस्तार से। जैसा कि हम जानते हैं कि जापान की भूमिका प्रथम विश्व युद्ध में और द्वितीय विश्व युद्ध में महत्वपूर्ण रही और जापान में भी यूरोपीय शक्तियां प्रवेश कर गई और जापान की स्थिति का लाभ उठाया। तो जापान की दशा उस समय कैसी थी, इसको हम जानेंगे। भूमिका: उगते सूर्य का देश अर्थात जापान कई द्वीपों का समूह है। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को। और ये कई द्वीपों का समूह है जिसमें 4 द्वीप हैं। कौन कौन से? क्यूशू, शिकोकू, होन्शू और होकाइडो। ये 4 द्वीप हैं जापान में, क्यूशू, शिकोकू, होन्शू और होकाइडो। प्रमुख इन द्वीपों का सिलसिला कमचटका द्वीप से शुरू होता है। ये 4 द्वीप जो है इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? द्वीपों का कमचटका द्वीप से इसकी शुरुआत होती है और दक्षिण में फारमोसा द्वीप में जाकर समाप्त हो जाता है। जापान के पश्चिम में कोरिया स्थित है और चीन तथा एशिया से जापान का स्थल संबंध स्थापित करता है। मतलब जापान के पश्चिम में जो कोरिया स्थित है वो क्या करता है? जो चीन तथा एशिया से जापान का स्थल संबंध स्थापित करता है। जापान में जो शिंतो धर्म प्रसिद्ध था, बाद में बौद्ध धर्म को भी यहाँ लोगों ने अपनाया। तो ये इसकी हम भूमिका के रूप में देख सकते हैं कि किस प्रकार जापान 4 द्वीपों में विभाजित और उसका संबंध किस प्रकार से अन्य देशों से होता है और कौन सा धर्म है? शिंतो धर्म। बाद में इसमें बौद्ध धर्म का भी काफी प्रचार प्रसार हुआ। राजनीतिक पृष्ठभूमि देखें जापान की तो जापान में राष्ट्र व्यवस्था का उदय पहले ही हो चुका था। जापान के विभिन्न भागों में अलग अलग परिवारों ने अपना शासन कायम कर लिया था। तो जापान में किसी एक परिवार का शासन कायम नहीं था, अलग अलग परिवारों ने यहाँ अपना शासन कायम कर रखा था। 650 ईस्वी के आसपास जिम्मो तेनो पराक्रमी व्यक्ति ने अन्य सभी परिवारों को अधीन कर लिया और यामातो नगर को अपनी राजधानी बनाया। तो ये जो है जिम्मो तेनो, ये पराक्रमी व्यक्ति होने के साथ साथ इसने क्या किया कि सभी परिवारों को अपने अधीन कर लिया और यामातो नगर को अपनी राजधानी बना लेता है। 1603 ईस्वी में तोकुगावा परिवार का अधिकार कायम हो गया। तो 1603 में जो तोकुगावा जो परिवार था उसका अधिकार कायम हो जाता है जापान में। फिर पश्चिमी देशों के संपर्क से पूर्व का जापान। तो पश्चिमी देशों के संपर्क से पूर्व जापान की क्या कंडीशन रही और क्या स्थिति थी उसको समझेंगे। पश्चिमी देशों के संपर्क में आने से पूर्व जापान की आर्थिक स्थिति तो ठीक थी किंतु राजनीतिक स्थिति जो थी वो ठीक नहीं थी। सम्राट का परिवार क्योतो के राजप्रसाद में रहता था। जो सम्राट का जो फैमिली थी वो किस में रहती थी? क्योतो के राजप्रसाद में।
सम्राट की वास्तविक शक्ति शोगुन के हाथों में थी। शोगुन के मतलब सम्राट प्रतीक रूप में एक तरह से था, शक्ति वास्तविक उसके हाथ में नहीं थी। जो शक्ति थी वो शोगुन के हाथ में थी। शोगुन का निवास स्थान येडो में था। येडो शोगुन का निवास स्थान कहाँ था? येडो में। जापान सभी क्षेत्रों में चैन की बंसी तो बजा रहा था, लेकिन 19वीं सदी में पश्चिमी राष्ट्रों ने उसकी शांति को भंग कर दिया। तो कुल मिला के यह था कि जापान में शोगुन की तो एक तरह से शक्तिशाली थे और सम्राट इतना शक्तिशाली नहीं था, और फिर भी जापान की स्थिति अच्छी थी। लेकिन जब 19वीं सदी में पश्चिमी राष्ट्रों का वहाँ जाना होता है तो वहाँ की स्थिति में क्या एक तरह से शांति भंग होती है और यूरोपीय शक्तियाँ जो हैं वो जापान में जाकर अपना अधिकार स्थापित करने लग जाती हैं। इसके बाद पश्चिमी देशों के साथ संधियाँ। तो जब यहाँ पर अंग्रेज और डच पुर्तगाली जब पहुँच गए तो यहाँ पर क्या संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। 16वीं सदी के अंत तक स्पेनिश और 17वीं सदी के प्रारंभ में डच और अंग्रेज भी जापान पहुँच गए। तो जैसा कि भारत में देखने को मिला, चीन में देखने को मिला, वैसे ही सेम कंडीशन जापान में, मतलब शोषणवादी नीति। पहले सिर्फ व्यापार करने की परमिशन, उसके बाद अपनी कोठियाँ स्थापित कर देना। तो यहाँ पे जापान में भी ऐसे ही देखने को मिलता है कि 16वीं सदी के अंत तक स्पेनिश और 17वीं सदी के प्रारंभ में डच और अंग्रेज भी जापान पहुँच जाते हैं। इन लोगों ने दक्षिणी जापान से प्रवेश कर नागासाकी में अपनी कोठियाँ स्थापित कर दी। पहले ये कहते हुए कि हमें व्यापार में असुविधा होती है, इसलिए हमें कोठियों की आवश्यकता है, और कोठियाँ स्थापित कर दी। जबकि इन कोठियों का उद्देश्य ये था किसी भी प्रकार से अपने को उस क्षेत्र में स्थापित करना। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी यहाँ किया जाने लगा विभिन्न पादरियों द्वारा, जिससे कि जो लोग हैं, जापानी लोग हैं, वो धर्म के प्रभाव में आकर मतलब अंग्रेजों के प्रति थोड़ी सद्भाव मतलब सहमति रखें। तो ये इनका एक अलग ये चाल थी कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। ये जहाँ जहाँ इनने उपनिवेश बनाए ब्रिटिश सरकार ने, वहाँ वहाँ उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। मनमुटाव की स्थिति में 1854 ईस्वी में इंग्लैंड के साथ संधि हो गई। जब आपसी मनमुटाव हुआ, झगड़े की स्थिति हुई, तो 1854 ईस्वी में इंग्लैंड के साथ, 1855 ईस्वी में रूस के साथ और 1857 में हॉलैंड के साथ संधि जापान ने की, जिससे कि आपसी विवाद को निपटारा किया जाए। सम्राट की शक्ति का पुनरुद्धार। अब सम्राट की शक्ति का जो असली जो शक्ति का उपयोग कर रहा था वो शोगुन कर रहे थे। तो सम्राट की शक्ति का पुनरुद्धार का अर्थ है मेजी शासन की पुनः स्थापना। मेजी शासन की पुनः स्थापना सम्राट की शक्ति का पुनरुद्धार का ये मतलब है। 1866 ईस्वी में बूढ़े शोगुन की मृत्यु हो गई तो केईकी नया शोगुन बना। वह समझदार था। 1867 ईस्वी में बूढ़े सम्राट का स्वर्गवास हो गया। कितने में? 1867 में। तो मुतुसुहितो नया सम्राट बना। वह योग्य शासक सिद्ध हुआ। उसकी उम्र मात्र 24 वर्ष थी। उसने मेजनी की उपाधि भी धारण की, जिसका अर्थ है बुद्धिमत्तापूर्ण शासन। मतलब मेजनी की उपाधि का अर्थ है बुद्धिमत्तापूर्ण शासन। 1868 ईस्वी में केईकी ने स्वेच्छा से शोगुन पद से इस्तीफा दे दिया। अब यहाँ पर इस्तीफा देना बहुत बड़ी बात थी। 1868 में केईकी अब स्वेच्छा से शोगुन पद से इस्तीफा दे देता है। तो इसका ये परिणाम निकलता है कि सम्राट की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। शासन की वास्तविक शक्ति अब सम्राट के हाथों में आ गई और सम्राट की शक्ति में वृद्धि हुई। तो हमने देखा किस प्रकार से सम्राट की शक्ति का वृद्धि होती है और उसका पुनरुद्धार होता है। इसके बाद जापान का आधुनिकीकरण। तो जापान
जैसे कि जापान में सामंतवादी व्यवस्था प्रचलित थी और सामंतवादी थे वो नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार से जापान में नवीन चेतना का प्रचार प्रसार हो। तो शोगुन की समाप्ति और मेइजी पुनर्स्थापना दोनों घटनाएं अपने आप में महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अब सम्राट एक तरह से शक्तिशाली हो गया था। इन घटनाओं ने जापान की समाज या जापान के लोगों में नई चेतना जागृत की, नवजीवन प्रदान किया, जिससे वह कुछ ही वर्षों में एक आधुनिक राज्य बन गया। क्या बन गया? जापान आधुनिक राज्य। जापान में आधुनिकीकरण के लिए प्रबल आंदोलन भी हुआ और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप जापान का कायाकल्प हुआ। क्यों? जापान में अब सम्राट की देख रेख में विकास कार्यों को आगे बढ़ावा मिला और पश्चिमी शक्तियों के संपर्क में ये लोग आ ही गए थे। तो इससे क्या जापान में भी वृद्धि मतलब उन्नति देखने को मिलती है और आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलता है। सामंतवादी प्रथा का अंत। मेइजी पुनर्स्थापना के पूर्व सामंतवादी प्रथा प्रचलित थी। क्या थी? सामंतवादी प्रथा, जो कि हम देखते हैं कि भारत में भी इसका स्वरूप देखने को मिलता है, जिसमें सबसे ज़्यादा इसका शोषण का शिकार किसान हुए। तो ये प्रथा हमें जापान में देखने को मिलती है। 1668 ईस्वी की रक्तहीन क्रांति एवं मेइजी पुनर्स्थापना के बाद इस व्यवस्था का बना रहना कठिन हो गया था। कि रक्तहीन क्रांति जो हुई 1668 में और मेइजी पुनर्स्थापना के बाद अब ये जो सामंतवादी व्यवस्था थी, इसके लिए टिक पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि लोगों में नवीन जागृति आ चुकी थी। अब लोग समझ रहे थे कि अच्छी उनकी भलाई किसमें है। तो इस प्रकार से यूरोप में भी क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी। तो यहाँ पर जापान में भी ये व्यवस्था का टिक पाना संभव नहीं हो पाया। जापान में सामंतवाद का अंत धीरे धीरे हुआ, अनेक चरणों में हुआ, एक साथ नहीं हुआ। और जब सामंतवाद का अंत हो गया तो सामंत जापान एकता के सूत्र में नहीं, समस्त जापान, जब इस सामंतवाद का अंत हो जाता है तो समस्त जापान जो है वो एकता के सूत्र में बंध जाता है। सैनिक सुधार। जब जापान में सामंतवादी व्यवस्था का अंत हो गया तो सैनिक व्यवस्था में भी सुधार करना अति आवश्यक हो गया था, क्योंकि सैनिक व्यवस्था में भी जो समुराई लोग द्वारा इसका निर्माण होता था। जापान की जो सेना का निर्माण किसके द्वारा होता था? समुराई लोगों के द्वारा होता था। और समुराई जो लोग थे ये सामंतों की सेवा में रहकर सैनिक सेवा प्रदान करते थे। तो इससे क्या था? अप्रत्यक्ष रूप से सामंतों का समुराई के लोगों पर नियंत्रण था। सेना में केवल इसी वर्ग तक यह सीमित था। सभी वर्गों में लोगों को प्रवेश दिया जाने लगा। जब इसमें सुधार कार्य किए गए तो फिर ये डिसीजन लिया गया कि अब इसमें केवल समुराई जो लोग हैं वो ही सेना में भाग नहीं लेंगे, बल्कि इसमें समस्त जापानी लोग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, भाग ले सकते हैं और सेना में भर्ती हो सकते हैं। इसके बाद कानूनी समानता की स्थापना। तो कानूनी समानता, जब सैनिक सुधार में सामंतवादी प्रथा का अंत हुआ तो कानूनी समानता की स्थापना पर भी विशेष बल दिया गया। 1869 ईस्वी में सरकारी और व्यावसायिक नौकरियों पर से वर्ग विषयक पाबंदियां हटा दी गई। जो ये 1859 की जो सरकारी व्यावसायिक नौकरियों पर से पाबंदियां हटा देने से इससे क्या है कि समानता का व्यवहार जापान में देखने को मिलता है। जो पहले भेदभाव किया जाता था लोगों को, मतलब किसी के लिए छूट और किसी पे पाबंदियां, तो इस प्रकार से अब सभी के लिए द्वार खोल दिए गए। तो कानूनी समानता की स्थापना से जापान की जनता में भी प्रसन्नता की लहर व्याप्त हुई। इसके बाद है औद्योगिक विकास। तो औद्योगिक विकास भी अब काफी होने लगा। 1870 ईस्वी में जापान में औद्योगिक मंत्रालय स्थापित किया गया। 1870 में एक ये बहुत बड़ी मतलब एक डिसीजन है कि जापान में औद्योगिक मंत्रालय स्थापित किया था, जिसका उद्देश्य ये था कि जापान में
अगर जापान का विकास करना है तो अधिक से अधिक उद्योगों को लगाया जाए, जिससे कि जापान की जो आर्थिक स्थिति है उसमें पर्याप्त सुधार हो सके। और इसी उद्देश्य को लेकर 1870 ईस्वी में जापान में औद्योगिक मंत्रालय स्थापित किया जाता है और इस मंत्रालय की परमिशन के बाद जापान में विभिन्न उद्योगों की स्थापना होती है। और इन उद्योगों में जो प्रमुख उद्योग हैं या किस सन में इनकी स्थापना हुई वो इस प्रकार से है। 1871 ईस्वी में मशीन पुर्जों का कारखाना स्थापित किया गया। 1875 ईस्वी में सीमेंट बनाने का कारखाना स्थापित हुआ जापान में। और 1878 ईस्वी में सफ़ेद ईंटों को बनाने का कारखाना स्थापित हुआ। इसके अतिरिक्त वस्त्र उद्योग और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के भी उद्योग जापान में लगाए गए और कृषि क्षेत्र में भी पर्याप्त विकास देखने को मिलता है। औद्योगिक विकास के परिणाम स्वरूप कृषि संबंधी सुधार, तो जापान में जो अन्य सुधार हुआ उसमें कृषि संबंधी सुधार भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 1872 ईस्वी में किसानों का उनके खेतों पर स्वायत्त स्थापित हो सका। मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि वो किसान अब मर्जी के मालिक हो गए, क्योंकि पहले उन्हें सामंतों के अधीन रहकर कार्य करना पड़ता था। पूर्व में सामंत लोग अपनी जागीर में भूमि जोतने वाले किसानों से उपज का एक निश्चित भाग लगान के रूप में लेते थे। क्या लेते थे? लगान के रूप में भूमि की उपज का। मतलब पूर्व में सामंत लोग जो तो अपनी जागीर में भूमि जोतने वाले किसानों से उपज का एक निश्चित भाग जो था वो लगान के रूप में लेते थे, किंतु सरकार ने अब उपज का भाग लेने के स्थान पर नगद माल गुजारी लेना प्रारंभ कर दिया। तो नगद माल गुजारी की व्यवस्था की गई। वो जो पहले लगान लिया जाता था उपज का भाग लेने की व्यवस्था थी, उसको उसके स्थान पर सरकार ने क्या किया? नगद माल गुजारी लेना प्रारंभ कर दिया। 1876 ईस्वी में सरकार को लगान की दर जमीन की कीमत की 2.5% करनी पड़ी। 2.5%, मतलब जमीन की कीमत की 2.5% जो था वो लगान किसानों को देना निश्चित किया गया, जिससे कि किसानों का जो पूर्व में शोषण हो रहा था सामंतों के द्वारा उस पर रोक लगी और किसानों की आर्थिक दशा में भी सुधार हुआ और किसान पहले से अधिक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे, क्योंकि उनका जो भूमि पर अपना स्वामित्व स्थापित हुआ। और इसके अतिरिक्त कृषि के क्षेत्र में सिंचाई और उन्नत बीजों, खाद व्यवस्था आदि और उनको आर्थिक सहायता की व्यवस्था जापान के प्रशासन के द्वारा की गई, जिससे कि जापान के किसानों की दशा में पर्याप्त सुधार हुआ। इसके बाद शिक्षा में सुधार। अब अन्य सुधारों के साथ साथ जापान में शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार व्यापक स्तर पर होता है। 1871 ईस्वी में एक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। सामंती व्यवस्था के जो सामंती लोग थे वो केवल उस समय ये चाहते थे कि आम जो जनसाधारण जापानी लोग हैं वो शिक्षा प्राप्त न करें, केवल उच्च वर्ग के लोग, धनाढ्य लोग ही शिक्षा प्राप्त करें, ऐसा उनका सामंतियों का उद्देश्य था। लेकिन जब जापान में एक तरह से शासन में परिवर्तन होता है तो यहाँ पर सामंती व्यवस्था को पलट दिया जाता है और सभी लोगों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाती है। और 1907 ईस्वी में पूरा 6 वर्ष का पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया। शिक्षा व्यवस्था को ये तो सभी तरह से प्रशासन को पता था कि जब तक जापानी लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते और ना ही वो आर्थिक रूप से उन्नति कर सकते, ना उनमें राजनीतिक जागृति आ सकती है। तो इसी उद्देश्य से प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य कर दी गई, जिसका महत्वपूर्ण परिणाम जापान में देखने को मिलता है। नवीन जीवन शैली का विकास। तो जापान में नवीन जीवन शैली का विकास किन कारणों से देखने को मिलता है? औद्योगिक विकास, इसके बाद कानून समानता की स्थापना, कृषि संबंधी सुधार और शिक्षा में सुधार के कारण जापान में नवीन जीवन शैली का विकास, शिक्षा के पश्चिमीकरण, पत्रकारिता का विकास तथा विदेशों से आवागमन के कारण जापान की जीवन शैली
एवं संस्कृति के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। जैसे जैसे जापानी पश्चिमी देशों यानी यूरोपीय देशों के साथ संपर्क में आए तो उनके विचारों से प्रभावित हुए, उनमें नवीन जागृति आई। इससे और औद्योगिकरण से उनकी जीवन शैली में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इससे क्या संस्कृति और जीवन शैली में पर्याप्त परिवर्तन आ जाता है। 1887 ईस्वी में जापान में बिजली का प्रवेश होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी पहले सभी जगह संभव नहीं थी, लेकिन जापान में 1887 में जो है बिजली का प्रवेश यानी जीवन शैली में और अधिक परिवर्तन आने लगा। इसके बाद धार्मिक जीवन में परिवर्तन। तो जापान में जो शिंतो धर्म का पुनरुद्धार किया गया, लेकिन बौद्ध धर्म के अनुयायी भी पर्याप्त मात्रा में जापान में थे और बौद्ध धर्म को भी अपनाया गया। फिर भी बौद्ध धर्म के प्रधानता में कोई कमी नहीं आई। इसके साथ साथ ईसाई धर्म का भी प्रचार प्रसार जापान में हुआ। तो धार्मिक जीवन में परिवर्तन देखें तो जापानी लोग पूर्व की अपेक्षा अब अधिक उदार विचार के हो गए थे और धार्मिक संकीर्णता की जो विचारधारा उससे वो उभर कर सामने आए कि वो शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ और यूरोपीय विचारधारा से उनको काफ़ी मतलब उनके अंदर नवीन जागृति आई और विभिन्न क्रांतिकारी घटनाओं ने भी जापानी लोगों के धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। राजनीतिक चेतना का विकास। तो राजनीतिक चेतना 19वीं शताब्दी के उदारवाद का प्रभाव जापान में भी पड़ा और जापान में कुछ प्रगतिशील विचारक भी हुए। जिसे ईसागाकी जैसे विचारक जो हुए हैं उसमें ईसागाकी का नाम आता जो क्रांतिकारी थे। तो राजनीतिक चेतना का विकास जो कि पश्चिमी विचारकों का प्रभाव और जापान में धार्मिक जीवन और जीवन शैली पद्धति शिक्षा के प्रचार से राजनीति में पर्याप्त विकास मतलब सुधार देखने को मिलता है, क्योंकि अब लोग अच्छी प्रकार से समझ गए थे कि अब इस तरह से किसी को दबाया नहीं जा सकता है और सभी को अपने स्वतंत्रता का अधिकार और सभी को अपनी जो राज्य के द्वारा प्राप्ति जिन अधिकारों की होनी है वो प्रशासन को प्रदान करनी ही पड़ेगी। इसीलिए जापान में क्रांतिकारी घटनाएं प्रारंभ हो गई। इसमें ईसागाकी का नाम प्रमुख रूप से आता है। जापान के आधुनिकीकरण का परिणाम। तो जापान के आधुनिकीकरण का परिणाम अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण इसमें ये देखने को मिलता है कि शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और शासन के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में पर्याप्त परिवर्तन देखने को मिलते हैं और जापान में एक नवीन जागृति पैदा होती है और जापान अब उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। तो जापान का आधुनिकीकरण का परिणाम एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और जापान जो कि पहले पिछड़ा हुआ था और जहाँ पर सामंतवादी व्यवस्था ने जापानियों को जकड़ रखा था और अब उससे वो मुक्त होकर आगे बढ़ने लगे। इसके बाद है विश्व शक्ति के रूप में जापान का उदय। जब जापान आर्थिक और राजनीतिक और धार्मिक सामाजिक और सभी दृष्टि से जब उन्नति की ओर बढ़ता है तो उसके शक्ति में वृद्धि होती है और फिर वो प्रथम विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसकी जो गतिविधि है उसमें देखने को मिलती है और इंग्लैंड के साथ संधि भी कर ली जाती है, क्योंकि जर्मनी, जापान और इटली ये जो महत्वपूर्ण शक्तियाँ आपस में जब तालमेल बिठा लेती हैं तो इसके बाद इंग्लैंड और फ्रांस, अमेरिका एक तरह से तुष्टीकरण की नीति अपना लेते हैं, जिससे कि बाद में बहुत सारे मतलब एक तरह से उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिलता है। तो ये विश्व शक्तियों को जापान उभर के तो सामने आता है, लेकिन उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिलता है और इसके बाद जो जर्मनी, जापान, इटली की जो आक्रामक नीतियां थी वो जाके फिर प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनती हैं और बाद में ये सभी के लिए एक तरह से सिरदर्दी के रूप में सामने आती है। तो जापान की शक्ति का उदय तो ठीक हुआ, लेकिन उसका एक तरह से फिर गलत शक्ति का इस्तेमाल करना ये विश्व के लिए नुकसानदायक रहा। तो आज हमने 19वीं सदी में जापान का आधुनिकीकरण के अंतर्गत उसकी भूमिका को समझा, राजनीतिक पृष्ठभूमि को जाना
पश्चिमी देशों के संपर्क से पूर्व जापान की क्या स्थिति थी? पश्चिमी देशों के साथ संधियां, जापान की शक्ति का पुनरुद्धार कैसे होता है? शोगुन के पद से इस्तीफा दे दिया जाता है जब केई के द्वारा, तो सम्राट की शक्ति में वृद्धि होती है। जापान का आधुनिकीकरण में शोगुन की समाप्ति और मेजी पुनर्स्थापना दोनों घटनाएं अपने आप में महत्वपूर्ण रही। इसके सामंतवादी प्रथा का अंत होना, सैनिक सुधार, कानून समानता की स्थापना। तो सैनिक सुधार में जो समुदाय जो थे, लोगों का जो सेना भर्ती होते थे, उनको उनका वर्चस्व समाप्त करके अब सभी लोगों के लिए सेना में भर्ती होना मतलब लागू कर दिया गया, जिससे सभी को सेना में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। कानूनी समानता की स्थापना होती है, औद्योगिक विकास। इसके बाद सभी संबंधित सुधार होते हैं, शिक्षा में सुधार, नई जीवन शैली का विकास और धार्मिक जीवन में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। रायन चेतना का विकास, जापान के आधुनिकीकरण का परिणाम और विश्व शक्ति के रूप में जापान का उदय। तो आज हमने जापान के आधुनिकीकरण के संबंध में विस्तार से जाना। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज बस इतना ही। ओके।